या तो हिस्ट्री में जो भी चीज़ें आपको जितनी हिस्ट्री सब आपको उपस्थित मिलेगी, जो अपने विषय को आधार रखा है वो सब मिलेगा। और तो आज चल रही है हमारी आयड सभ्यता, जो सभी में काम आने वाली है, और वीडियो में लास्ट तक टके रहना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आयड सभ्यता, आयड सभ्यता बात करते हैं हमारी आयड सभ्यता। आयड सभ्यता है हमारी स्थान, इसमें क्या क्या प्रयोग हुआ था, किस किस काम आए थे, कि यह व्यवसाय कैसा है इसका, इसमें मृद भांड कौन से प्रयोग होते थे, जल चक्र कैसा है, जल कुर्ब, तो सब चीज बताएंगे इसमें आराम आराम से, आहिस्ता आहिस्ता सब चीज बताएंगे। अब पहली बात तो ये है कि हमारी कालीगंगा, ये 5 सभ्यता है राजस्थान की मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट है आयड, ज्ञानेश्वर, वैराट, तो ताम्रवती युग है, वालाथल, ये सभ्यता है। ये सभ्यता क्या है, अपनी इम्पोर्टेंट है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मानी गई है। अब लेते हैं आयड सभ्यता। आयड सभ्यता किस जगह पनपी है, कौन सी जिले में, किस स्थान पर स्थित है, तो हम मानचित्र बनाएंगे छोटा सा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताते हैं कि आयड सभ्यता है, जो आयड सभ्यता ऐसा राजस्थान है, ये राजस्थान है अपना, इस जगह पे, ये कौन सा है, उदयपुर, उदयपुर में ये इस जगह क्या है, आयड सभ्यता है। इस जगह क्या है, आयड सभ्यता। अब लेते हैं इसमें सर्वप्रथम लेते हैं स्थान, यानी कि आयड सभ्यता में स्थान कौन सा है, आयड सभ्यता का स्थान कौन सा है, तो स्थान है उदयपुर, उदयपुर और राजस्थान, यानी कि आयड सभ्यता का स्थान कौन सा है, उदयपुर राजस्थान, यानी कि ये सभ्यता है कहाँ पर पनपी है, उदयपुर में। उदयपुर में स्थान कौन सा है इसका, राजस्थान में, मतलब उदयपुर में स्थान है किसका, आयड सभ्यता का। अब इसके जो भी कार्य करते हैं, किसी आदमी हो चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई भी काम करता हो, उसके उपनाम भी होते हैं, कोई भी अलग अलग फैक्ट होता है, हर चीज के अलग अलग उपनाम भी होते हैं, जैसे राजस्थान है, रणथान, राजपूताना, तो ऐसे उपनाम भी है इसके। तो उपनाम लेंगे हम, उपनाम, उपनाम लेंगे इसके, ताम्रवती, आघाटपुर, आघाटपुर, धूलकोट, मतलब यानी कि इसके उपनाम भी कैसे, ताम्रवती, ताम्रवती, आघाटपुर और धूलकोट, यानी कि ताम्रवती, आघाटपुर और धूलकोट। अब इसमें लेंगे अपन उत्खनन करता है, फिर पहले उत्खनन करता लेंगे इसमें, यानी कि वो खोज करता। खोज किसने की थी इसकी, तो खोज की थी सन 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने, अक्षय कीर्ति व्यास, जो इसकी खोज की थी सन 1953 में, जो खोज की थी आयड सभ्यता। आयड सभ्यता है हमारी, आयड सभ्यता की जो खोज की, जैसा कोई खोज करता हो, कोई वैज्ञानिक हो जिसने कोई खोज की थी, वो कौन है, अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास है। अब उत्खनन है, उत्खनन करता है हमारा आयड सभ्यता का, हमारा नहीं, उत्खनन करता है, उत्खनन करता, तो इसको सन भी डाल देंगे, सन 1961 और 1962 में किसने की थी, वी एन मिश्र ने, यानी कि उत्खनन किया था किसने, वी.एन. मिश्र ने, और कब किया था, सन 1961 में और सन 1962 में। यानी कि आयड सभ्यता हमारे स्थान कौन सा है इसका, उदयपुर राजस्थान, उपनाम है ताम्रवती, आघाटपुर, धूलकोट, और खोज करता कौन है, सन 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने खोज की है, और उत्खनन करता है सन 1961-62 में वी.एन. मिश्र ने भी खोज की है। अब बात करते हैं, कोई भी जगह होती थी पहले के जमाने में, पहले के जमाने में कोई भी दुर्ग, कोई भी जगह थी, जगह जैसे नगरी या फिर महल अटारी कुछ भी बने हुए थे, तो वो एक ही किनारे बनते, किसके, नदियों के किनारे,
जहाँ जलाशय होता था, जहाँ जल का अभाव होता था, जब वहां पर नहीं, जैसे जल उत्पन्न जलापूर्ति होती थी, वहां पर ही उनके क्या होते थे, घरों के निर्माण होते थे, वहीं पर दुर्ग महल सब चीज मिलते थे। क्योंकि पानी का पहला वैसी सप्लाई नहीं थी, जैसे आज के जमाने में सप्लाई चल रही है, ऐसी कोई सप्लाई नहीं थी, इसलिए वहां पर क्या थे, नदियों के किनारे क्या थे इनके स्थान। अब नदी लेते हैं, नदी, नदी है अपनी, नदी है आयड़ नदी, इसको बेड़च नदी भी कहते हैं, इसको आगे चल के क्या कहते हैं, बेड़च नदी, बेड़च नदी भी कहते हैं इसको। और बेड़च नदी खाते कहते हैं, उदयपुर को निकलने से बाद में जब लूनी नदी में मिल जाती है, बेड़च नदी कहते हैं इसको, जो लूनी नदी का खारा पानी और कर देती है। ठीक है, यानी कि स्थान उदयपुर राजस्थान में, आयड़ सभ्यता का स्थान कौन सा है, उदयपुर राजस्थान। उपनाम है ताम्रवती, आघाटपुर और धूलकोट। उपनाम क्या है, ताम्रवती, आघाटपुर, धूलकोट। अब खोजकर्ता माने गए हैं, इसकी खोज है, जो खोज की गई है 1953 में अक्षयकीर्ति व्यास ने की है, जो अक्षयकीर्ति व्यास ने की है। और उत्खनन करता है सन 1961 और 1962 बीएन मिश्र ने किया है। और नदी है आयड़ नदी। अब इसके महत्वपूर्ण एक फैक्ट लिखाएंगे, फैक्ट जरूरी है इसमें, सबसे बड़ी चीज फैक्ट है, ये तो अपन की बेसिक नॉलेज है। इसकी जो आयड़ सभ्यता थे, जैसे हमारे दुर्ग बैल अटारी, कोई भी चीज अपन पढ़ते हैं, कभी भी पढ़ते हैं हिस्ट्री में, तो पहले उसका नाम, उपनाम, उसके कार्य और उसके सन का टाइम हुए थे, फिर उसके महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट क्या होते हैं, इसमें क्या हुआ था, किस लिए फेमस है, किस लिए जानी जाती है, इसमें क्या चीज थी ऐसी जो इसको नाम ही ऊपर दिया गया, मतलब आयड़ सभ्यता ऐसी कैसी क्या सिस्टम है इसमें जिसको ऊपर नाम दिया गया। तो आयड़ सभ्यता, आयड़ सभ्यता महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसमें सबसे बड़ा फैक्ट माना गया है, यानी कि मेवाड़, मेवाड़ के महाराणा, महाराणा का दाह संस्कार। यानी कि पहली चीज अपन ने क्या पढ़ी, यानी कि मेवाड़ के महाराजाओं का क्या होता था इसमें, दाह संस्कार। यानी कि मेवाड़ के, जो मेवाड़ के महाराजा हैं, उनका क्या हुआ था इसमें, दाह संस्कार होता था, इसलिए इसलिए जाना जाता है। और भी चीज है इसमें, वो मतलब आर्य सभ्यता को अच्छी प्रकार से जाना जाता है। आर्य सभ्यता की खोज करता है, जो खोज की है बीएन, उत्खनन किया है बीएन मिश्र ने, और खोज किसने की है, अक्षयकीर्ति व्यास ने। अब इसमें सबसे बड़ी चीज मानी गई है मेवाड़ के महाराणाओं का दाह संस्कार किया जाता था। अब महासती का टीला भी स्थित है इसमें। आयड़, आयड़ सभ्यता में, सभ्यता में महासती, महासती का टीला स्थित है। यानी कि जो आयड़ सभ्यता है उसमें महासती का टीला भी स्थित था। जो आयड़ सभ्यता है उसमें मेवाड़ के महाराणाओं को दाह संस्कार होता था, और वो क्या था, महासती का भी टीला स्थित था। अब लिखाते हैं इसमें मृद भांड, मृद भांड, यानी कि यहाँ के मृद भांड यानी बर्तन कैसे होते थे, अपन के अब क्या कहते हैं बर्तन डायरेक्टली, और जब कहते हैं मृद भांड कैसे होते थे। तो मृद भांड आहेड़ वासियों के, आयड़ वासियों के, आयड़ वासियों के मृद भांड, मृद भांड लाल, हरे व सफेद, लाल हरे व सफेद किससे होते थे, लाल हरे और सफेद किसके होते थे, मृद भांड, मृद भांडों को काम में लेते थे, काम में लेते थे। ठीक है, यानी कि जैसे मृद भांडों को काम में लेते थे, यानी कि मृद भांड थे, मृद भांडों को काम में कौन लेते थे, जो आयड़वासी थे, मृद भांड लाल हरे और सफेद, लाल हरे और सफेद को काम में लेते थे। यानी कि बात करते हैं आयड़ सभ्यता, आयड़ सभ्यता उदयपुर में स्थित है स्थान। एक बार फैक्ट ऐसे
हर चीज को फैक्ट के तरीका से पढ़ते हैं, एक अच्छा नॉलेज होता है, अच्छा समझ में आता है। जितनी बार पढ़ना है पढ़ते हैं अपन, जितनी बार समझ में आता है अच्छा रहता है, जितनी बार रेस्पॉन्स रहता है अच्छा रहता है। तो इसमें अपना कार्य उसको करो, वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब तो कर दो। तो उसमें अपन सबसे बड़ी चीज एजुकेशन को लेकर चले। हमारा मुद्दा ये है कि आपको तैयारी में बेसिक नॉलेज की जानकारी हो और तैयारी में महत्वपूर्ण अभाव मिले। ठीक है। आयड़ सभ्यता स्थान है उदयपुर राजस्थान, यानी कि आयड़ सभ्यता का स्थान कौन सा है? उदयपुर राजस्थान। उपनाम ताम्रवती आघाटपुर धूलकोट, यानी कि उपनाम क्या है? ताम्रवती आघाटपुर धूलकोट। खोज की सन 1953 में अक्षयकीर्ति व्यास ने की है और उत्खनन करता सन 1961 और 1962 में बी.एन. मिश्र ने की है। बी.एन. मिश्र ने की है। और नदी आयड़ नदी, अब इसका उपनाम भी है बेड़थ नदी। मेवाड़ के महाराणाओं का दाह संस्कार। मेवाड़ के महाराणाओं का क्या होता था? आयड़ सभ्यता में क्या होता था? दाह संस्कार। आयड़ सभ्यता में महासती का टीला भी स्थित है, यानी कि एक टीला दिया गया था, जैसे अपन का कोई टीला हो ऐसा। तो ये टीला कहाँ पर स्थित है? महासती का आयड़ सभ्यता में स्थित है। और आयड़ सभ्यता में मृत भांडों का प्रयोग होता था। तो लाल, जैसे लाल, हरे और सफेद मृत भांडों का प्रयोग भी होता था। किसमें? आयड़ सभ्यता में। और भी है इसमें। आयड़ सभ्यता एक महत्वपूर्ण सभ्यता है, अच्छी है। पढ़ने में सबसे बड़ी चीज ये होनी चाहिए, हमें अंदर से रुचि होनी चाहिए, हमें लक्ष्य की ओर आकर्षित होना चाहिए, हमें आगे लक्ष्य की ओर आकर्षित होना चाहिए। और हमें एक कॉन्टेक्ट, एक तरीका से तैयारी करनी चाहिए, अलग अलग तरीका से नहीं। एक तैयारी के तरीका से करेंगे तो हमें सक्सेसता मिल जाएगी, हमें हमारा लक्ष्य मिल जाएगा, हमें हमारी जॉब मिल जाएगी। तो ये होता है सबसे बड़ी चीज मानी गई है, हमें एक लक्ष्य की ओर चलना, एक लक्ष्य की ओर, एक सफलता की ओर चलना। जिससे हमारा खुद का मकसद ये होता है, हमें क्या करना है? जॉब लगना है। ठीक है। अब इसमें बात करते हैं आभूषण। मतलब आयड़वासी आभूषणों का प्रयोग करते थे, यानी कि आयड़वासी थे, मृत भांडों को तो लाल हरे पीले, लाल हरे सफेद कर देते, परंतु जो कपड़े, आभूषण, पहनने के कपड़े, ये कपड़े हैं, ये पहनने के मतलब ऐसे कपड़े यूज करते थे, यानी कि पहनते थे। क्या पहनते थे? तो सीप, यानी कि सीप, वीच, मृगा, मूल्यवान, मूल्यवान पत्थरों से बने थे। मतलब जो इनके कपड़े थे, आभूषण, आज के टाइम पे अपन क्या कहते हैं? डायरेक्ट कपड़ा, मार्केट जाओ कपड़ा ले आओ, कपड़ा पहनेंगे। रेडीमेड आजकल तो मशीनों के द्वारा ज्यादातर है, औद्योगिक वर्ग बढ़ने से आजकल तो सब चीज की आपूर्ति है, जो भी चीज चाहिए पैसा दो तुरंत कन्वर्ट हो जाता है। आध घंटे बाजार में जाओ, 10 मिनट जाओ, दुकान से उठाया माल लिया, पहना। ये पहले के जमाने में अलग तरीका था। आभूषण पहनते थे सीप, बीज, मृगा में मूल्यवान पत्थर, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज मानी गई है मूल्यवान पत्थरों से। जो मूल्यवान पत्थर थे उनसे क्या था? सीप, बीज और मृगा और मूल्यवान पत्थरों से क्या था? आदिवासियों का वो कहते थे आभूषण, आदिवासियों के आभूषण। अब इसमें व्यवसाय की बात करते हैं, यानी कि व्यवसाय की बात करते हैं इसमें, यानी कि आदिवासियों का व्यवसाय क्या था। हमने कपड़े और महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ ले। मेवाड़ महाराणाओं का दाह संस्कार होता था, एक महासती का टीला भी था। ठीक है। अब इसमें मृद भांड सफेद, हरे सफेद प्रयोग होते थे, लाल। और आभूषण सीप, बीज, मृगा मूल्यवान पत्थरों से बने थे। अब पढ़ते हैं अपन व्यवसाय। व्यवसाय क्या था? आदिवासियों का, यानी कि व्यवसाय कमाने का काम। जैसे हम टीचिंग करते हैं, तो हम टीचर का हमारा क्या व्यवसाय? जो हम टीचिंग कर रहे हैं, हम या फिर और कहीं करवा रहे हैं कदम, जो भी है, तो हमारा व्यवसाय, मुख्य व्यवसाय क्या है? टीचिंग, पढ़ाना, पढ़ाने का है। ठीक है। और भी कोई फौजी काम करता है, युवा में कोई जॉब करता है, कोई वैसे काम करता है, बिल्डअप काम करता है, कोई रोडों के करता है, तो वो अलग अलग तरीका है, उनका व्यवसाय अलग है।
ठीक है। आजकल तो सार्वजनिक व्यवसाय, परंतु पहले क्या होता था, पहले के जमाने में एक नगरी थी, नगरी रहती थी, तो उनके लोग पूरे एक ही व्यवसाय पर आधारित थे। जैसे कोई पहले के जमाने में कृषि वगैरह था, ऐसी टेक्नोलॉजी चीज कुछ भी है नहीं था, तो वे किस व्यवसाय पर आधारित थे, यानी कि ताम्र पर। तो इनका मुख्य व्यवसाय था ताम्र का, यानी कि ताम्र उद्योग, उद्योग यानी व्यवसाय, उद्योग व्यवसाय, ताम्र उद्योग व्यवसाय था। यानी कि इनकी बात कर दी जाए, व्यवसाय था। तो इनका आड़वासियों का ताम्र उद्योग मेन मुख्य व्यवसाय, इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, ताम्र उद्योग, यानी कि तांबे को ही गलाना और तांबे को ही बेचना। तो वो क्या है, इनका व्यवसाय था, उनसे इनके क्या होती, दिनचर्या निकलती और रोजी रोटी का इंतजाम भी होता। तो आभूषण सी बीज मृगा मूल्यवान पत्थरों से होता था, और इसमें व्यवसाय ताम्र उद्योग में होता था। ठीक है, यानी कि व्यवसाय ताम्र उद्योग में होता था, ताम्र के। अब इसमें जो मकान बनते थे ताम्र में, आयण सभ्यता में, इसमें जो मकान का निर्माण हुआ था तो गीली पत्थरों से होता था। यानी कि जो मकान था उनको निर्माण किससे होता था, गीली पत्थरों से। तो इसमें गीली मिट्टी या पत्थरों से, गीली मिट्टी व पत्थरों का प्रयोग, पत्थरों का प्रयोग और नीम के कार्य में, नीम के कार्य में भी पत्थर का प्रयोग, यानी कि पत्थर का प्रयोग। यानी कि बात करते हैं अपन, यानी कि आहड़ सभ्यता थी हमारी, जो आभूषण सी बीज मृगा मूल्यवान पत्थरों से होती थी। तो यहाँ पर एक चीज दी गई है, मकान गीली मिट्टी। आजकल अपन चूने पत्थर को छोड़ गए, सीमेंट का प्रयोग करते हैं। मार्केट जाओ, सीमेंट लाओ, डायरेक्ट मिलाओ और चुना दो तो बन जाता है घर। पहले चूना पत्थर, इससे पहले चूना पत्थर का होता था, और उससे पहले मिट्टियों का होता था। तो इसमें गीली मिट्टी या पत्थरों का प्रयोग और नींव में भी कार्य किससे होता था, पत्थरों का। यानी कि जो अपन बात करते हैं तो आर्य सभ्यता में इसका मतलब ये था कि पक्के घरों का, अपन की तरह पक्के घरों का भी निर्माण हुआ था। यानी कि जब नींव में पत्थर लगाए गए थे तो ऊपर तो ईंटों का प्रयोग या पत्थरों का प्रयोग हुआ था। बेसिक नॉलेज पता ही होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें जो मतलब चूल्हे होते थे वे कैसे होते थे, इसमें 6 प्रकार के चूल्हे थे। यानी कि आर्य सभ्यता में चूल्हे थे, वे 6 प्रकार के चूल्हे थे। अब एक चक्र चक्र जो जल चक्र को माना गया है, उसमें एक चीज मानी गई है, इसमें जल को जल को सुखाने के लिए, जल को जल को सुखाने के लिए वैज्ञानिक वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होता था। अबे यार, ऊपर से डालना पड़ेगा। इसमें जो प्रयोग होता था, वैज्ञानिक प्रयोग किससे, अरे मत। अब इसमें जो अपन का मेन बात थी, इसमें इसमें इंपोर्टेंट एक चीज मानी गई है, जल चक्रवारी के जल को सुखाने के लिए सुखाने के लिए सुखाने के लिए वैज्ञानिक वैज्ञानिक
पद्धति का प्रयोग, पद्धति का प्रयोग, यानी कि जो जल सुखाए थे वो उसमें वैज्ञानिक वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग था। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है इसमें, सबको गाड़ने की प्रक्रिया, गाड़ने की प्रक्रिया व सबको गाड़ने की प्रक्रिया व कपड़े सहित, ये एक चीज देखने को अलग मिली है, कपड़े सहित, कपड़े सहित गाड़ा जाता था, जाता था। अब इनके सिर कहाँ पर होते थे, सिर उत्तर और पैर दक्षिण में। अभी भी प्रक्रिया है, अब भी प्रक्रिया क्या है, दक्षिण की ओर पैर करते हैं और सिर किसकी ओर करते हैं, उत्तर की ओर करते हैं। अब भी लोगों में यही है। मैंने तो ज्यादा नहीं तो दाह संस्कार मतलब गाड़ते हुए तो नहीं देखा है, परंतु दाह संस्कार जलाते हुए तो देखा है। तुमने भी देखा होगा, जलाते हुए तो देखा है, गाड़ते हुए तो नहीं देखा है, तो परंतु जलाते हुए तो देखा है। अब बात करते हैं आयड़ सभ्यता। आयड़ सभ्यता हमारी एक इम्पोर्टेंट सभ्यता थी। जैसे हमारी कालीबंगा हो गई और उसके बाद में हमारी कौन सी हो गई, कालीबंगा के साथ साथ कौन सी हो गई, आयड़ सभ्यता। अब हमारी आगे चलेगी सभ्यता, एक एक 1 by 1 क्लास चलेगी। मैंने कहा था आपको 1 by 1 सीरीज की तरह, जैसे 1 वीक सीरीज होती है ना, ऐसे हमारी 1 by 1 क्लास मिलेंगी। हिस्ट्री, हिस्ट्री की क्लास आपको एक एक क्लास करके मिलेंगी, जैसे अपन को ज्योग्राफी मिली थी, ठीक है। अब आयड़ सभ्यता है, आयड़ सभ्यता। अब एक चीज इंपोर्टेंट कहना मैं भूल जाता हूँ, नई प्रक्रिया नया धारणा, इसलिए कहना भूल जाता हूँ, तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देगा, सबसे बड़ी चीज तो ये है, ठीक है। अब आयड़ सभ्यता है, आभूषण है, आभूषण सीप बीज मृगा मूल्यवान पत्थरों से बने थे, यानी कि सीप बीज मृगा मूल्यवान पत्थरों से बने थे। व्यवसाय, यानी कि आदिवासियों का व्यवसाय था ताम्र उद्योग व्यवसाय था, यानी कि हम मानते हैं कि तांबे का भी प्रयोग करते थे और ताम्र उद्योग व्यवसाय था। अब मकान, गीली मिट्टी पत्थरों का प्रयोग और नीम में कार्य भी पत्थरों का होता था, यानी कि अपन बेसिक नॉलेज लगा सकते हैं कि जब नीम में पत्थरों का कार्य होता था तो यानी कि पक्के घरों का भी निर्माण हुआ होगा। चूल्हे थे, 6 प्रकार के चूल्हे माने गए हैं, गोरे गोटे वगैरह, जो व्रत भांड होते थे उनके रखने के, अनाज रखने के चूल्हे, तंदूरमा अलग, तो ऐसे थे, ठीक है। जल को सुखाने के लिए जो जल भर जाता था इसमें आयड़ सभ्यता में, जो पानी बरसात का पानी अधिकतर भर जाने के कारण वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता, जल चक्र के हिसाब से जल प्रूफ प्रयोग किया जाता था। तो जल चक्र, जल को सुखाने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग भी किया जाता था। उस जमाने में वैज्ञानिक पद्धति थी, इसका मतलब इसमें उस जमाने में वैज्ञानिक पद्धति थी, तभी तो वैज्ञानिक तो शुरू से ही है। तभी तो क्या हुआ, वैज्ञानिक पद्धति क्या थी, जल को सुखाने के लिए, पानी घरों में भर जाने के कारण जल को सुखाने के लिए जो वैज्ञानिक पद्धति थी, जिसमें हम क्या बनाते थे, एक गड्ढा या गड़ा नुमा बनाते थे। जैसे अपन एक गड्ढा बना दिया, गड्ढा वह घड़ा नुमा आकृति का बना दिया, तो उसमें पानी भर जाता था और यहाँ के जल क्या हो जाता, सूख जाता और जैसे घरों में रहने में आपत्ति नहीं आती। तो सबको गाड़ने की प्रक्रिया थी, ठीक है। अब मेन इम्पोर्टेंट बात की जाए तो कपड़े सहित गाड़ा जाता था, यानी कि अपन को मेन बात की जाए इसमें मेन प्रक्रिया क्या मानी गई है कि कपड़े सहित, यानी कि कपड़े सहित, कपड़े सहित बात करते हैं, पर कपड़े सहित एक में नहीं है, किसमें, सभ्यताओं में सबसे बड़ी इंपोर्टेंट चीज मानी गई है, कपड़े सहित सब गाड़ा जाता था, और जिनका सिर उत्तर की ओर और पैर दक्षिण की ओर होते थे। एक लक्ष्य की ओर निर्धारित होना चाहिए इंसान को, मैं तो ये मानता हूँ एक लक्ष्य की ओर चलना चाहिए और एक लक्ष्य की ओर तो निर्धारित होना चाहिए। विषय को ज्ञान पढ़ने से और उससे ज्ञान होता है, खूब पढ़ते हैं लोग बाग सभी काम होते हैं, परंतु ज्ञान उसी को प्रकाशित हो जाए, ज्ञान को अमल भी करता है, ठीक है, अमल भी करता है। वो धारणा ही क्या जो जीवन को संघर्ष में हरा दे, मतलब वो धारणा ही क्या जो जीवन को संघर्ष में हरा दे,
ऐसा कुछ करो कि संघर्ष इतना करो कि वो धारणा भी आ जाए हमारे सामने। ठीक है, एक लक्ष्य की ओर तैयारी होनी चाहिए। जैसे अपन कोई भी चीजें कहते हैं, इतने मजबूत बनो कि साला पत्थर भी टूट जाए, सैलाब तो सैलाब, पत्थर भी टूट जाए, इतने मजबूत बनो, लोहा युगी बन जाओ एक तरह। ये तो ताम्रवती नगरी है। मैं तो ये कह रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते इतने बन जाओ, एक लोहा युगीर बन जाओ। जैसे हमारी प्रक्रिया चलती है, हम कुछ भी कार्य करते हैं और हमारा कार्य पूर्ण होना चाहिए। बेल आइकन और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो। ठीक।